हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाली थी, वो बेसिकली कहाँ पे निकाली थी बेटा? हमने एक्सेल लाइन पे निकाली थी। चलिए अभी आगे हम आगे जो एक्स्ट्रा हमारे टॉपिक्स हैं वो करेंगे। पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है और कहीं ना किसी बुक में आपको मिल जाएगा ऑलवेज। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। लेकिन इससे पहले हमें डेरिवेशन सीखनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट हम सीखेंगे देन टू इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन करने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसने कहा है कि जस्टिफाई द टेबल विच गिवन बिलो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन फिगर। ये जो फिगर आपको दिया गया है, ठीक है बेटे, एक फिगर है इस तरीके से, जैसे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाइन डाल दी जाती है और ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इस पे पॉइंट दिए गए हैं। और इन पॉइंट के ऊपर जो है बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है। क्या दी गई है? ई एफ आई, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई, ई बाई 8 है ना, ई बाई 27, ई बाई 2, ई बाई 16, ई बाई 14। हमें जस्टिफाई करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आई है और किस वजह से हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेशन वाइज हम ला सकते हैं और कैसे हमें इसका आंसर सॉल्व करना है। ये तो थी क्वेश्चन की बात। ठीक है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि इस फिगर के हिसाब से जो हमें टेबल दी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे लोकेट करनी है। और कैसे करनी है वो हम सीखेंगे आगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि उसको बिना पढ़े हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और डेरिवेशन अच्छे से सीखना, क्योंकि वो डेरिवेशन कंप्लीट किसी भी बुक में नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो डेरिवेशन किसी भी बुक में कंप्लीट नहीं दी गई है। इसलिए आप क्या करना, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना कि आपने जो डेरिवेशन सीखनी है वो बहुत ही ट्रूली और अच्छे मेथड से सीखनी है। ठीक है, कैसे कैसे? हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका कि बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्विटोरियल, ठीक है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। जैसे हमने बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, उनकी दो पोलैरिटी या दो सिमेट्री होती है। दो सिमेट्री हमने कैसे कैसे बनाई? एक तो हमने बनाई थी एक्स एक्सिस में और एक बनाई थी वाई एक्सिस में। इसको हमने इक्विटोरियल लाइन कहा था, है ना बेटे? और इसको हमने एक्सियल लाइन का क्या कहा था? एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, दोनों को ये अच्छे से समझना है। और ये डेरिवेशन तो खास इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना हाई लेवल का पड़ता है। हाई लेवल के अंदर से आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। चलिए फिलहाल हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या एज्यूम कर लेते हैं बेटा? कि एज्यूम दैट अ पॉइंट पी एट विच, देखो ये सब लिखना बहुत जरूरी है बोर्ड में। इनके पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप लोग ये नहीं लिखते हैं और नंबर कटवाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे नंबर कट रहे, तो ऐसा मत कीजिए। सीबीएसई बोर्ड को हमने बेसिकली अपने हाईली पॉइंटेड करा हुआ है, तो उसी के भी आप पे हम पढ़ेंगे। तो एज्यूम दैट एट पॉइंट पी एट विच ए टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट, ऐसे आप लोकेट करा सकते हैं, टेस्ट चार्ज आर लोकेटेड टू फाइंड EFI। ठीक है, नहीं बात। तो जरा पहले फिगर की बात, मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि डेरिवेशन में फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है और फिगर में ही हम डेरिवेशन खत्म कर देते हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम आगे तक, वो तो सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब हम डेरिवेशन करते हैं बेटे। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में भी काम आ जाती है और हमें नंबर भी दिला देती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेरिवेशन को रटते हैं बच्चे। क्या करेंगे? आए, बस उन्हें रट लिया, रट के काम चल गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप डेरिवेशन को समझ सकते हैं। डेरिवेशन को अगर आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, तो हमें उसके फिगर के डेप्थ तक जाना होता है कि फिगर क्या कह रहा है, फिगर से कैसे समझना है। एक बार फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो दैट्स ऑल, और उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा काम बन जाता है हमारा। समझ नहीं बात? तो जरा पहले फिगर देख लेते हैं बेटे, कैसे था डायपोल, आप बता सकते हैं? आपको पता होगा कि डायपोल के हमने 2 पॉइंट लिए थे इस तरीके से। समझ नहीं बात? एक तो हमने नेगेटिव चार्ज डायपोल यहाँ रखा था और एक पॉजिटिवली चार्ज डायपोल हमारे यहाँ था।
ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा हमारा डायपोल बन गया। और जनरली हम इस डिस्टेंस को 12 लेट करते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, मैंने मना नहीं करा आपको, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब जो इस तरीके से एक्सिस को इसको बीच में से काटते हुए जाएगी, इस लाइन को हम बेसिकली क्या कहेंगे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, जो से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि यही एल डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका एल डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस भी आपका एल हो गया। समझ नहीं बात, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो 12 लेने का जो बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, और कोई बेसिक पर्पस इसका नहीं है। अब यहाँ कहीं मैंने बेटा एक टेस्ट चार्ज लोकेट कर दिया, यहाँ पर कहीं मैंने एक टेस्ट चार्ज लोकेट कर दिया, जिसको हमने वैल्यू मानी थी क्यू नॉट, और इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया था पी। क्या लेट करा था बेटा, पी पॉइंट, ये पी पॉइंट हमने लेट कर, तो दिक्कत तो नहीं। अब हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्जेस तो ये बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस तो ये नापने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो करेंगे क्या, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसको यहां से हम अटैच करवाते हैं और इसको यहां से अटैच करवाते हैं एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और जो भी एंगल ये बनेगा हम इसको एंगल को मान लेते हैं थीटा। अगर मैं एक पैरेलल लाइन, दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं एक पैरेलल लाइन इसके बराबर खींच दूं तो जो एंगल हमारे यहां से बनेंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब इक्वली डिवाइड तो हो जाएंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे। अब जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी है, बाय कंस्ट्रक्शन है कि बाय कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की है कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, इसको हम एक्स वाई लाइन कह सकते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है, कहां से होते हुए, वाया पॉइंट पी टू दी, किसके पैरेलल बेटा, टू दी ए बी, ठीक है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन वाया पॉइंट पी टू, ठीक है, पैरेलल टू दी किसके हो जाएगी, ए बी के, ये हमने ऐसे इसको ब्रैकेट में दिखा दिया बस, ठीक है, पैरेलल लाइन टू दी ए बी के पैरेलल हमने खींची। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, मैं अभी लेट करके बताऊंगा आपको चीजों को, अगर ये एंगल मैंने थीटा माना है तो बेटा इंटीरियर एंगल होने की वजह से थीटा होगी। और अगर ये कंप्लीट एंगल बन रहा था, क्या बन रहा था बेटा, कंप्लीट एंगल, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं आपको जब ये डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं फिर करके बात बताऊंगा। अगर ये कंप्लीट एंगल बन रहा था तो ये लाइन इसकी बाइसेक्टर कहलाएगी एंगल की, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी। सेम कंडीशन ये होंगी, ऐसे ही हमने इक्वल एंगल्स माने हुए, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने आर लेट कर दिया, और जो ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे चार्जेस तो यहाँ है, डिस्टेंस हमें यहां से चाहिए होगा इस पॉइंट तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो थोड़ा सा फिगर है, एक बार हम अच्छे से और समझ लेते हैं इस फिगर को, ठीक है, कैसे कैसे समझना मैं दोबारा बता देता हूँ। एक रफली यहाँ पे भी आइडिया दे देते हैं कि हमारे पास एक डायपोल था बेटे, ये इक्वेटोरियल लाइन थी, हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया, क्योंकि चार्जेस हमारे यहाँ रखे हुए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम जो यहाँ से ये डिस्टेंस नापेंगे, डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट ये पड़ता है। तो अगर इस डिस्टेंस को मैंने देखा तो ये मैंने एक्सलेट कर लिया, ये मेरा एल था ही, है ना बेटे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, आर था। अब मैंने इस लाइन की एक लाइन पैरेलल ऐसे खींच दी, तो जो ये एंगल बनेंगे ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा ये वाली लाइन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ये अभी तक हमने समझा है, बात बहुत गौर से और सिंपली समझने वाली है। मैं डेरिवेशन करते करते भी फिगर को आपको एनालाइज करना सिखाऊंगा, ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्शन से करा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात बहुत ध्यान से समझना मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया और ये हमारे पास आ गया पी पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटे देखा जाए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये तो अपना क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे को, ये क्या बनाएंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे, अट्रैक्शन फील्ड बनाएंगे, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के साथ क्या क्रिएट करेंगे, रिपल्शन क्रिएट। अब मुद्दा ये बनता है कि भैया यहाँ तो कंपोनेंट बनने चाहिए, क्योंकि दो एंगल बन रहे हैं और दो अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ चार्ज इस डायरेक्शन की भी फील्ड दिखाएगा और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज इस डायरेक्शन की भी फील्ड दिखाएगा। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, हालांकि फील्ड उधर भी होगी, उस भी कंसेप्ट पे अभी हम आएंगे, और ये कंसेप्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो पढ़ाया ही नहीं जाता है स्कूलों में। बात समझ आ रही नहीं आ रही है,
ये वाला कंसेप्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यही तो बनाएगा जीनियस इस टॉपिक के ऊपर कि यहाँ वाला लोचा क्या चला और यहाँ वाला लोचा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फील्ड ना बने, फील्ड बनेगी और जरूर बनेगी। अगर कहीं लिखा जाता है कि ये फील्ड नहीं बन रही है तो वो सरासर गलत है। मैं फील्ड बना के दिखाऊंगा आपको, कंपोनेंट भी दिखाऊंगा कि किस वजह से यहाँ की फील्ड हमने ली है और किस वजह से नहीं ली है। प्योर मैथमेटिकल, विदाउट एनी रीजन। हम किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, उस टॉपिक से समझना ही नहीं चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आप समझना चाहते हैं टॉपिक को तो एक बात मेरी लिख के ले लीजिए कि उस टॉपिक का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन हमें निकालना है। समझना नहीं बात? ऐसा नहीं है भागना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो फंडामेंटल चीजें होती है वो हम पहले बता देता हूँ। भाई चार्ज एक फंडामेंटल चीज थी, उस पर हमारा बस नहीं चल रहा था तो नेचर की दी हुई थी, वो हमने वैसे पढ़ी। लेकिन ये चीजें तो मैथमेटिकल ही है, मैथमेटिक्स से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे तसल्ली से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, इस चीज को भी समझेंगे। पहले इस वाले मेथड पे आ जाते हैं। अब देखा जाए तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और यहाँ भी एक कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ भी, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर भी एक एंगल यहाँ पर भी है। अब जरा ध्यान से समझना, पहले मैं आपको कंपोनेंट निकालने सिखा दूं। होता क्या, जनरली आप कंपोनेंट निकालने नहीं सीखते, उठाए और डेरिवेशन को रट लिया और हो गया काम। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा करोगे तो आप बहुत बुरे फंस जाओगे। ये हमारा जो है डायपोल सिस्टम है। मैं पहले यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, पर मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां से इस तरीके से ये हमारे इस एंगल की बाइसेक्टर जाती है। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं एक इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन करके आपको बता रहा हूं कि इस एंगल को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, आप देख रहे हो, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, ये भी आप देखिए। क्योंकि चार्ज के ऊपर, दोनों के ऊपर ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, तो ई हम चेंज नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमने जो है वो यहाँ पे निकालनी है। हम देखेंगे इसका रिजल्टेंट क्या बन रहा है। अगर ये इधर जा रही है E1 मान लीजिए और E2 इधर की तरफ जा रही है, आपको मैं E1 E2 करके समझा रहा हूं, तो इनका रिजल्टेंट तो ये बनेगा। बात समझ आई? अब E1 E2 अलग चार्ज से नहीं बनी तो हम E ही मानेंगे। दोबारा सुन लीजिए आप कि ये दो कंपोनेंट्स बने, एक E1 और एक E2, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट निकलना चाहिए और रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन ये दोनों ही सेम चार्ज से है तो हम इसे E कह सकते हैं। अगर मैं ये एंगल थीटा मैंने माना है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये अगर मेरा हाइपोटेनियस है, तो मैं इस एंगल को ऐसे नाम दे देता हूं फिलहाल। ये एक रफ वर्क है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको तो सबसे पहले समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अगर आपको डेरिवेशन क्लियर समझनी है तो। बात समझ आ रही नहीं आ रही? फिगर तो है ही, क्योंकि फिगर में ही हम डेरिवेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट ई है। अगर मैंने इसको पी क्यू और एक आर पॉइंट मान लिया, तो अगर मैं इन ट्रायंगल आपको पी क्यू आर दिखाऊं, ये इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन थी, वैसे ही आपको समझाने के लिए कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कंपोनेंट बन कैसे गया और काम कैसे हो गया। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, डेरिवेशन पढ़ाना रटाना बहुत ईजी होता है, मैं भी आपको रटवा सकता हूँ कंपोनेंट याद करके, पर उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप फिजिक्स को डेप्थ से नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आप भाग रहे हो और रटना चाहते हो और कुछ नहीं, सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो मैं दोबारा से आपको एक एक कंपोनेंट निकाल के सिखा रहा हूं अच्छी तरीके से, आपने अच्छे तरीके से उसे समझना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? तो पहले जरा ये ध्यान से देखना कि मैंने एक इमेजिनरी, देखो ये वाला हमारा जो पार्ट था, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा। जो हमने रिजल्टेंट या ई नेट निकालना है, तो हमें वही देखना है कि यहाँ पे आ क्या रहा है, क्या चीज आ रही है और क्या चीज नहीं आ रही, वो देखनी है। समझ नहीं बात? अब उसे देखने के लिए मैंने यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस ट्रायंगल तक जो मिलता हुआ। आपको लग रहा है कि सर ये तो ट्रायंगल बाहर हो रहा है, तो इसे यहाँ तक मिला लो, कोई परेशानी नहीं है। ये पी क्यू आर फिर से वही हो जाएगा। यह हाइपोटेनियस है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप ये देखो, तो ये एंगल के साथ है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या बना, हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। इज इट ओके और नॉट? मुझे चाहिए बेटा बेस। क्या चाहिए मुझे? बेस चाहिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना गलत पढ़ाया जा रहा है आजकल और कितना आपको समझाया नहीं जाता। आप खुद सोच लोगे कि ये तो कैसे हो सकता है या ये कैसे हो चुका है। आप खुद ही एनालाइज करना कि हो क्या रहा है। समझा नहीं बात? अगर आपको फिगर छोटा लग रहा तो फिगर में बड़ा बना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चीजें समझो, चीजों को जब तक नहीं समझोगे, रटोगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है? आपको मैं पहले ऐसे बता चुका हूं, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था, यहां से मैंने इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन करी थी।
आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा पी क्यू ऐसे हमने आर मान लिया था, या आप एक्स वाई जेड जो मानना चाहते हो। ये एंगल हमारा थीटा था फिलहाल। ये आपका बेस था इसका, ये हाइपोटेन्यूस था, और ये इसका परपेंडिकुलर था। पता हो तो आपको, ये सामने के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी पता चल जाएगा कितना गलत आप चीजों को पढ़ते हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? आप समझना ही नहीं चाहते टॉपिक्स को। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल अगर मैं आपको बताऊं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, किसी एक पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर मैंने पाइथागोरस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने पहले लिया कॉस थीटा। क्या लिया बेटा? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस इज योर क्यू आर अपॉन व्हाट इज द हाइपोटेनियस इज योर पी आर। एंड व्हाट इज द पी आर? पी आर की वैल्यू क्या है? ई है। पी आर पे क्या चल रहा है हमारा? ई चल रहा है। तो मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं बराबर क्यू आर अपॉन में ई। और अगर मुझे क्यू आर की वैल्यू लेनी है तो ये हो जाएगी ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? ई कॉस थीटा। बात समझ में नहीं आई? तो यानी कि दोबारा समझना, ये वाली लाइन मेरी जो आई, ये लाइन जो मेरी आ रही है, इस पे इधर की साइड से एक बनने वाला कंपोनेंट था ई कॉस थीटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? दोबारा से एक बार देख लीजिए। ये ट्राइंगल है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं। उसमें हमने पाइथागोरस लगाई, ओ सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, और ये चीज हमारे पास फाइंड आउट होकर आ गई। अब जरा देखना दोबारा से, ये तो एक चीज हमने यहाँ की निकाली, यानी कि ये वैल्यू जो बेस आया हमारा, बेस आया हमारा ई कॉस थीटा बेसिकली। चलिए समझते हैं। दोबारा इसी ट्राइंगल के अंदर मैंने साइन थीटा लगा दिया। दोबारा इसी ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या लगा दिया? साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? पी क्यू। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? पी आर। अगर मैं पी क्यू की वैल्यू निकालूं तो इट विल पी आर साइन थीटा, और ये बनेगी पी क्यू बराबर ई साइन थीटा। अब ये बात मेन मुद्दा आ गया कि यार ये हमारा ई साइन थीटा आया है, टीचर किस बिहाफ पे यहाँ पे ले लेते हैं? कभी आपने इस चीज को पूछा है? सब यहाँ कह देते हैं कि ये ई साइन थीटा आएगा। क्यों आएगा? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा ना। सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि आपने मुंह उठा के बस उन्होंने कंपोनेंट रटा है कि कॉस थीटा खड़ा कंपोनेंट पड़े कंपोनेंट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, या फिर आपको ये कह दिया गया कि बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसे ऐसे मान लो, ये मान लो। क्यों मान ले भाई? पहले आप पूछो तो सही, इसको क्यों ई साइन थीटा माना कि साइन थीटा आ रहा है? बिकॉज ऑफ कभी भी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स है और इस पर अगर ई साइन थीटा आ रहा है, तो इधर की तरफ भी डाउनवर्ड साइड में भी आप क्या लोगे? ई साइन थीटा लोगे। फिर दोबारा सुन लो, क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसी वजह से हमने आना ई साइन थीटा यहाँ पर कहीं चाहिए था, हमने इसे ना लेकर के ई साइन थीटा इसे लिया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर। अब ऐसे ही सेम केस हम ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए करेंगे। देखिए कैसे, बहुत आराम से समझना है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में कुछ भी पढ़ लेंगे। हवा में पढ़ने का तो मतलब ही नहीं है। जब हमने कंसेप्ट खुद के बनाए हुए कंसेप्ट है, तो फिर हम हवा में पढ़े क्यों? हम तो चीजों को एनालाइज करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मान लीजिए अब ये आपका पार्ट था, ये एंगल थीटा था, मैंने ऐसी इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करी और ये मान लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये चल रही थी क्योंकि एक कंपोनेंट ऐसे ही था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फिर दोबारा इसको हमने पी क्यू आर ही मान लिया। हम क्यों इतने लफड़े पड़े, नाम 50 नाम रखेंगे भाई, बात तो एक ही चल रही है। तो फिर दोबारा इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं लगाऊं कॉस थीटा, तो व्हाट इज द बेस? बेस इज योर क्यू आर। व्हाट इज द परपेंडिकुलर सॉरी व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस योर पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी आर कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ये ई कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ से भी जो एक चीज आई वो दोबारा से क्या आई? ई कॉस थीटा आई। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये ट्राइंगल बनाया हमने इस तरीके से, और इधर से जब सॉल्व करा तो दोबारा ये वाला बेस किसका है? ई कॉस थीटा। एक इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट था इसने ई कॉस थीटा बनाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट जो इधर के इसने ई कॉस थीटा बनाया। उधर की तो अभी बात कर ही नहीं रहे हैं, बात समझ में आई नहीं आई? अब दोबारा देखना, अगर मैं इसी तरीके से आपके ये वाले निकालता हूं परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, तो साइन थीटा लगेगा। परपेंडिकुलर आपका पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज योर पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी आर साइन थीटा। इसको नोट कर लेना कहीं पर, पहले बता रहा हूं मैं। तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा ई साइन थीटा। अब पंगा ये कि यार ई साइन थीटा तो यहाँ यार टीचर हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। फिर से वही बात कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसी वजह से यहाँ पर बनने वाला कंपोनेंट भी क्या कहलाएगा? ई साइन थीटा कहलाएगा। और आपको एक चीज नोटिस करनी है, डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इन दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में। अगर बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये तो था एक पॉइंट का, ये इस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब उस साइड का क्या करूं मैं? पंगा तो ये है सारा कि उस साइड हम करेंगे क्या?
कभी सोचा है उस साइड क्या होता है? तो अब से याद रखना, हमने अब 2-3 चीजें मान के चल रही है, वो चीजें मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ। बेसिकली समझ नहीं बात, क्या मानना था होता है, एज्यूम आप बहुत सारी चीजें करोगे। कैसे कि लेट द डिस्टेंस, मुझे पता आपने लास्ट क्लास का होमवर्क करा नहीं होगा तो मैं ही लिखवा देता हूँ। ए बी इज इक्वल टू 2L, और इसी वजह से ए सी बराबर बी सी के है, बराबर हो जाएगा भाई बी सी। समझ नहीं बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर? और आपने डिस्टेंस जो माने, लेट द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक आपने क्या मान लिया, पी क्यू पी सी बराबर आर, और लेट डिस्टेंस आपने ए पी मान लिया बेटा आपका एक्स। तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए बात समझ में नहीं आई? तो ऑन सॉल्विंग कंपोनेंट्स अलोंग साइड एपी, ऑन सॉल्विंग कंपोनेंट अलोंग साइड एपी, तो हमें कंपोनेंट ये वाले मिल रहे हैं, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, इस पॉइंट के अलोंग। और ये चारों ही कंपोनेंट इस पॉइंट के अलोंग निकाले हमने, उधर निकाले नहीं है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये तो बस मैं आपको याद करवाने के लिए लिखवा रहा हूँ। ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ये अप साइड है, डाउन साइड ई साइन थीटा है, ई कॉस थीटा और अगेन ई कॉस थीटा, ये हमारे कंपोनेंट्स। अब मुद्दा आता है इस साइड का कि ऑन सॉल्विंग कंपोनेंट्स अलोंग साइड किसके बेटा, पीवी के, इसका क्या करना है? मेन मुद्दा तो यह है, हमारा समझाने का पर्पस ही है, इसके बगैर तो काम चलना ही नहीं है, मेन तो समझाना यही है। चलिए देखते हैं, ये पॉजिटिव है, जब दो पॉजिटिव आ जाते हैं और ज्यादा अमाउंट के नहीं होते तो एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रैपल करते हैं। क्या करते हैं? रैपल करने की वजह से इनकी जो फील्ड का डिस्टेंस है, अब जब ये इधर की तरफ रैपल करके जाएगा, उधर की तो बात छोड़ो, ये इधर की तरफ जब रैपल, क्योंकि हम 4 से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके निकालेंगे, रैपल करके जाएगा, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा मीटर्स में। किसमें आ जाएगा? मीटर। और मैंने आपको बताया कि जो डायपोल्स के लिए जो डिस्टेंस मीटर में चले जाते हैं, वो एक तरीके से डिस्टेंस माने ही नहीं जाते, वो इन्फिनिटी हो जाते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी रीच करवा दूं, लॉजिकली समझना, इलॉजिकल नहीं समझा रहा, लॉजिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट बी की निकालने की कोशिश करूं तो 1/4πε0 क्यू पॉजिटिव प्लस में इन्फिनिटी का स्क्वायर। और आपको पता है कि 1/∞ क्या होता है? 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या बन जाएगी? 0। दिस इज द लॉजिक। ये है जादू, समझ में नहीं बात? ये लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा था तो ये डेरिवेशन कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी किसी भी कीमत पे। कंपोनेंट दोनों ही तरफ के सॉल्व करने हैं, यहाँ रटाया जाता आपको कि इधर के सॉल्व कर लो cos थीटा sin थीटा मान के और फेल दिया, ऐसे नहीं। आपने एक एक चीज अच्छे तरीके से समझनी है, तब जाकर के आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। ऐसा नहीं आपने मुंह उठाया और वहां कुछ भी लिख दिया और आंसर आ गया, कभी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 डिस्टेंस तक हमारी चली जाएगी। 0 का मतलब ये है कि हमने इन्फिनिटी भेजा नहीं है, क्योंकि डायपोल के लिए डिस्टेंस जब मीटर में ही कन्वर्ट हो जाता है तो वो डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसे इन्फिनिटी मानते हैं डिस्टेंस को, और इन्फिनिटी डिस्टेंस रखने में हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास कंपोनेंट्स आए, जो उस साइड के कंपोनेंट्स आए, मैंने आपको बता दिया, नोट कर लेना कहीं पे कि ई बी के कंपोनेंट्स हमारे पास आए 0। ठीक है, तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, क्योंकि हमने टोटल का ही रूल अपनाया हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही रूल अपनाया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सारे तो ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, साइन कन्वेंशन जरूर देख लेना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और सारे कंपोनेंट इधर के भी ऐड होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ई नेट लेता हूं या फिर मैं इसके रिजल्टेंट की वैल्यू लेता हूं, तो बेटा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा प्लस ई साइन थीटा प्लस ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि एक अप साइड है, डाउन साइड है, तो दोनों अपोजिट हो गए तो एक माइनस लेना पड़ेगा, तो ई साइन थीटा और प्लस में ई बी, जिसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं, क्या करते हैं बेटा? सॉल्व। तो सॉल्व करने पे जो ई नेट वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू? ई नेट की वैल्यू। तो ई नेट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 2e cos थीटा प्लस ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा प्लस में 0, ये कट गया, 0 का कोई लेना देना नहीं है। तो ई नेट हमारे पास आ गई 2e cos थीटा,
ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली बनी। अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे, आप पहले इतनी बात समझ लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं है, बहुत अच्छे। आगे होगी बात समझ में मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग करके समझाया है। इवन दो इतना आपको किसी भी उसमें वीडियोस में या फिर किसी भी चीज में नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमने बहुत अच्छे से समझाया। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, मैं अगेन यहाँ कॉलम लिखता जा रहा हूँ। ये कॉलम फर्स्ट चला, ये कॉलम सेकंड चला, ये कॉलम थर्ड चला, ठीक है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज है और कुछ नहीं करना है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से ली, उस साइड की तो कैंसिल आउट होगी, तो इस साइड की चीजें लेके निकालेंगे। बात समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना हिस्सा डायग्राम मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि डायग्राम की जरूरत बार बार पड़ेगी, ठीक है कि नहीं है। क्लियर है, डिस्टेंस वगैरह हमने लिख ही लिया। तो चलिए देखते हैं तसल्ली से। 3 कॉलम्स हम कर चुके हैं, ठीक है बेटे। चलिए देखिए इधर, बात समझते हैं अच्छे से, कैसे कैसे समझनी है देखो, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि ई नेट या ई टोटल हमारे पास आया 2e cos थीटा। कैसे आया, डिटेल में समझा, हमने रटा नहीं किसी भी चीज को। इससे डिटेल कुछ भी नहीं हो सकता और कहीं भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल हमें वैल्यूज निकालनी होंगी एसीपी में। एक ट्राइंगल एसीपी, ये वाला ट्राइंगल जो हमारा जा रहा है, क्योंकि हम इसी की वजह से cos थीटा निकालेंगे, एंगल हमारा यही है। तो अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थोड़ी फॉर्मेलिटीज करनी है बस, और कुछ नहीं है। अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। व्हाट इज द बेस, बेस इज योर एसी एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज योर एपी। तो जब एसी की वैल्यू मैं निकालूंगा, ठीक है, या आप डायरेक्ट cos थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, cos थीटा बराबर एसी इज योर एल एंड एपी इज योर एक्स। क्लियर। दोबारा इसी ट्राइंगल में चलेंगे, अगेन इन ट्राइंगल एसीपी। अब अप्लाई करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये अप्लाई करो। जब अप्लाई करोगे तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर एपी का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर। तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आर स्क्वायर, दिस इज योर एल स्क्वायर। या आपको लग रहा होगा तो आप इसे एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर लिख लीजिए। और अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने या एक्स की वैल्यू मैं निकालने लगूं तो इट विल बी अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो मैं यहां पर cos थीटा बराबर लिख सकता हूं एल अपॉन में अंडर रूट, क्या बेटे, एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मेलिटीज थी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी, ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड थी, या आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के बस उसमें रखनी है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, रख दीजिए, क्या दिक्कत है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में बेटा, फर्स्ट में। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो जरा रखते हैं ई नेट बराबर 2, भूलना नहीं है, ई की वैल्यू आपको पता होगी, हम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का क्यू था हमारा, अपॉन में व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। सुना नहीं है बात, क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा एल अपॉन में अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ी जगह कम हो गई तो मुझे रखना पड़ेगा। तो कॉलम नंबर 4 है और ये कॉलम नंबर 5 था, ठीक है। समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी सी वैल्यूज है, ये तो आप 9-10 क्लास में करते हुए आ रहे हैं, समझ में आ गई होगी। चलिए इससे आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने देखी थी, एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई एल अपॉन में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर, इसको 1/2 लिख लें भाई, अंडर रूट में है। तो अगर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर है तो मैं इसको एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है कि नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, अब आगे सॉल्व भी करना और कुछ नहीं करना। अब भाई ये पावर जो है पी नेट, ये पावर जो है इस ऊपर वाली लाइन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
माइनस क्यू इंटू में 12 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, ये पावर 1 है और ये पावर कितनी बेटा थी 1/2, तो जब ऐड करेंगे 1 और 1/2 को तो एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। आपको पता होगा, बहुत सिंपल सी बात पता होगी कि Q प्लस माइनस क्यू इंटू में 12 बराबर होता है डायपोल मोमेंट। तो नहीं, डायपोल मोमेंट लिख लीजिए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब दिस इज द मेन रिजल्ट, लेकिन हम पढ़ते तो है ही नहीं, हमें तो कुछ और ही पढ़ा जाता। तो वही वाली बात है कि आर इज मच मच बड़ा देन एल और एल इज मच मच छोटा देन आर, सो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, एल कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेग्लेक्ट करते हुए ध्यान रखना, ये तो 0 हो जाएगा तो पावर 2 है, 2 से 2 कट जाएगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में एल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगी, सॉरी आर की पावर आर स्क्वायर बाय 3/2, ठीक है 2 से 2 कट गई, तो ई नेट की वैल्यू जो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, दिस द मेन वैल्यू। बस सिंपल से डेरिवेशन। डायग्राम समझना है, क्या समझना है, डायग्राम। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, अगर डायग्राम समझना आएगा तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। फिजिक्स को समझना है, रटना नहीं है, रटोगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों पछताओगे। किसी ने पूछ लिया, इन प्रैक्टिकल पूछ लिया या आपसे कह ही दिया एंट्रेंस एग्जाम के कि इसके मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो फिर क्या करोगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्वेश्चन इस पे ही बन जाते हैं, हर तरीके से सोचना है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पहले एक रिलेशन निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमने क्वेश्चन लिया था, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा रिलेशन पढ़ना है, ये भी आपकी थ्योरी का ही टॉपिक है, समझा नहीं बात? थ्योरी का ही टॉपिक है वो भी, ठीक है? तो एक छोटा सा रिलेशन है, मैं आपको समझा देता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। जो आपने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, एक्सियल की भी इक्वेटोरियल की, उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। कैसे कैसे? देखो, ई एक्सियल जब हमने निकाली थी तो उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब। ई इक्वेटोरियल जब हमने निकाली तो जस्ट अभी निकाली, इसकी वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब। आपको कुछ इसमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है भाई? अगर मैं इस वैल्यू को देख लूं, ये तो पूरी की पूरी वही वैल्यू, एक्स्ट्रा क्या है इसमें 2 है, तो मैं कह सकता हूं ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। हाँ या ना? दिस द रिलेशन फॉर अस, एक रिलेशन है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा भैया, वो समझ आई? ऐसे नहीं लिख दिया वो क्वेश्चन। या फिर हम कह सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई एक्सियल बाय हाफ, ये दोनों ही रिलेशन। बात समझ में नहीं? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन का मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, आंसर तो हम अपना आप निकाल लेंगे। भाई डायग्राम को जरा थोड़ा सा देख लेना कि डायग्राम मैंने छोटा ही बनाया है, क्योंकि अब मुझे आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए होगा। ठीक है बेटे, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, एल 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 हमने डिस्टेंस अपनी तरफ से माना। पहले हम एक को सॉल्व कर रहे हैं, हम दो को सॉल्व नहीं कर रहे, एक को सॉल्व करेंगे फिर दूसरा अपना कर रहे। चलिए, मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है ये मेरी एक एक्सियल लाइन की तरह बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगी? बिहेव लाइक एक्सियल लाइन। किसकी तरह? एक्सियल लाइन। तो फिर ठीक है, अगर मैं ई ए पॉइंट पे निकालता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में, समझने का प्रयास करना जरा, 2p अपॉन में, ठीक है कि नहीं है? मैं बात फिर से बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना और कुछ नहीं करना। 2p अपॉन में बेटा ये कितना डिस्टेंस है? l, तो l क्यूब हो जाएगा। अगर मैं e भी निकालता हूं तो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2p ऐसे रहेगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2l का क्यूब। आंसर अपना पाएंगे, अब टेंशन नहीं लेनी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, सॉल्व हो गया 2p अपॉन में 8l क्यूब। अगर मैं इसे e मान लू तो ये बाकी की वैल्यू तो e है, तो ई बी की वैल्यू e/8 कही जाएगी, नहीं कही जाएगी? ओह, ये तो टेबल में था। क्यों भाई? जादू हो गए? तो जादू नहीं कुछ भी,
हमने कंसेप्ट क्लियर करा और कंसेप्ट ही हमें सिखाएगा सब कुछ। अगर मैं ईसी निकालता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/3l का क्यूब, सॉल्व करेंगे तो ईसी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p/27l क्यूब, ये तो वही वैल्यू है। तो ईसी बराबर हमारा क्या हो गया बेटा, E/में क्या जाएगा 27। अगर मैं इन पॉइंट्स को एक्सेल मान रहा हूं तो बाकी के पॉइंट्स फिर किसके बचे, इक्वेटोरियल के बचे। इक्वेटोरियल के लिए हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ई इक्वेटोरियल बराबर हाफ ऑफ ई एक्सियल, तो ई ए डैश इसका हाफ होगा तो E/2 आ जाएगा, है ना भाई, ई ए का हाफ होना चाहिए ना वो एक्सेल लाइन के पॉइंट का, तो ये E/2 आ गया। तो दिक्कत, अगर मैं ई बी डैश निकालता हूं तो ई बी का हाफ होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बी, ईबी की वैल्यू है E/8 डिवाइड बाय 2, तो दिस विल इक्वल्स टू E/16, एज दैट सिंपल। ई सी डैश अगर मैं निकालता हूं तो ई सी का बेटा हाफ होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सी, E/27 डिवाइड बाय 2, तो ई सी डैश बराबर E/15। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है आज के टॉपिक से, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे बता सकते हैं दिक्कत है, फिर हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग विवेक शर्मा, बने रहिए, बहुत चीजें अच्छी अच्छी सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे, समझा नहीं बात, अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, ठीक है, बस होगा।